নমস্কার, স্বপ্নাবিক নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। বাংলা দখলের লড়াইয়ে যেন ধনুক ভাঙা পণ নিয়েছে বিজেপি। আমি না, বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে গেরুয়া শিবিরের চলনে। শেষ তথা রাজ্যে সপ্তম দফা নির্বাচনের আগে প্রচারে ঝড় তুলল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রোড শোয়ে সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা। একদা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু হয় প্রচার। এদিন তাপস রায়ের পাশাপাশি প্রচার গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, ছিলেন শিলভদ্র দত্ত এবং শুভেন্দু অধিকারী। और हम अपने लड़कों को रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे माना कि टीएमसी के जो काडर है वो हिंसक हो जाता है, वो अग्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। और मैंने खुद इस बात का एक्सपीरियंस किया जब मिथुन दा जी ने यहाँ पर, मिथुन दा कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो था अग्नि मित्रा पॉन के समर्थन में, जब वो बुद्धापुर में रोड शो कर रहे थे तो अचानक टीएमसी के काडर की तरफ से पानी की बोतलें फेंकी गई और एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई और ऐसा लगा कि हिंसक हो सकता है, लेकिन पैरामिलिट्री के स्ट्रांग प्रेजेंस की वजह से उसको कंट्रोल में किया गया। तो यहाँ पर जो चुनाव है उसका सारा दारोमदार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर आ गया है और उनको ये देखना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट पुलिस जो है वो कई जगह ये देखा गया है कि वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभा रही है और वायलेंस को कंट्रोल करने भी वो इनकेपेबल रही है और फेल भी हुई है। तो ऐसे में छठा चरण आपने देखा, पांचवा चरण आपने देखा, छठा चरण आपने देखा। छठे चरण में एक आदमी की मौत हुई और जगह जगह आगजनी हुई और झारग्राम के तो जो कैंडिडेट है डॉक्टर टूडू, उनके सिक्योरिटी पर्सन को, उनके पीएस को, उनको चोट भी आई। तो ये अब सातवें चरण में जो बिल्कुल क्लाइमैक्स है, ऐसे में जो टेम्पर्स है वो बहुत हाई है और ये अगर सेफ और प्री एंड प्रिपेयर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर सेफ भी अगर चुनाव आयोजित हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की और चुनाव आयोग की, क्योंकि डर इस बात का है कि अब सातवें चरण जो आखिरी बचा है जिसमें कलकत्ता में चुनाव होना है, कहीं हिंसा और न बढ़ जाए। चंद्रशेखर। हाँ बिल्कुल विशाल, विनोद जी हमारे साथ बने हुए। विनोद जी, बंगाल की राजनीति का हिंसा का इतिहास रहा हुआ है। कभी वहाँ सीपीएम के कार्यकर्ताओं और तृणमूल के कार्यकर्ताओं में झड़प देखी जाती थी, काफी हिंसा देखी जाती थी। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि 6 फेज हो चुके हैं और कोई बड़ा ऐसा मामला आया नहीं। हालांकि छठे फेज का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त बीजेपी के एक उम्मीदवार को तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की थी, उसकी गाड़ियां तोड़ दी थी, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके सर में भी चोट आई थी। हिंसा और बंगाल की राजनीति और हिंसा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? आज का जो थीम है, आज का नॉर्थ कलकत्ता का जो ये आप देख रहे हैं रोड शो पीएम मोदी का, तो बड़ा ही सुंदर सा नाम है बंगाली मोने मोदी। बंगाल के मन में मोदी जो है वो इस थीम से आज का ये रोड शो का आप जब नजारा देखते हैं और जब मैं देखता हूँ रोड शो के दोनों के साथ में चलते हुए लोगों का हुजूम और उसके साथ में जो वहाँ लोकल आर्टिस्ट सब का जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए लोकल लोग वहाँ पे चल रहे हैं अपने नृत्य और अपने आर्ट का प्रदर्शन करते हुए, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी जो है वो एक यहाँ के सीन में एक आपको एक अलग सा तस्वीर बनाते हुए दिखता है। इस दृश्य को जब आप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है रक्त रंजित बंगाल का, तो उसमें आपको लगता है कि बंगाल जो है उन सब चीजों से एक आगे बढ़ना चाह रहा है। आगे मैं इसलिए बढ़ना चाहने की बात आपको कह रहा हूँ कि उस समय में जब पश्चिम बंगाल में यह आरोप ममता बनर्जी पे हमेशा लगता रहता है कि टीएमसी का ये जो पश्चिम बंगाल के पुलिस फोर्स है वो एक तरह से उसके कार्यकर्ता बन जाते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से लेके और इलेक्शन के पोलिंग तक पे। लेकिन इस बार जब इलेक्शन कमीशन की वहाँ इस कॉन्फिडेंस देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वहाँ व्यवस्था है और उसके साथ साथ में वहाँ पे इतने सैकड़ों वहाँ ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंट्रोल तो कम से कम इलेक्शन कमीशन का है। उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कोई शको शुबा की बात होगी। हाँ, एक चरित्र रहा है
इस तरह का जो दंगे और फसाद का चरित्र रहा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्री पोल और पोस्ट पोल में इस तरह की संभावनाएं बनती है। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जब पीएम मोदी आज भी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो उनके कार्यकर्ता है, वो जिस कार्यकर्ता जिस भाव से एक उठ खड़े हुए हैं इस सरकार को खपकर के तृणमूल सरकार के अगेंस्ट में, तब आप इस तरह की चीजें नहीं चलता है, ये विरोध ज्यादा दिन नहीं चलता है जब जनमानस उठ खड़ा होता है। जैसे आपने संदेश खाली में देखा, जब सारी महिलाएं एक गांव की उठ खड़ी हुई तो ममता बनर्जी के सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बातें धरी की धरी रह गई थी। तो जब लोग खड़ा होता है, जब आप इस भीड़ को देखते हैं छतों पे, आप जब देख रहे हैं कि सड़कों पे निकले हुए लोग रोड शो में प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए, तो बंगाल के मन में मोदी का जो ये थीम है, तो आप ये महिलाओं को चीयरिंग करते हुए जब आप देखते हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जिसका एक संकेत प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नॉर्थ कलकत्ता के इस रोड शो में आप देखते हैं। तो ये साधारण सी बात नहीं है। ममता बनर्जी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली महिला है, कोई दो मत नहीं है इसमें। माँ माटी मानुष की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी अच्छी जगह बनाई थी। खास करके आप अभी भी कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ नहीं हो पाई थी। पिछले 2-3 इलेक्शन में गांव में बीजेपी की पैठ बहुत जबरदस्त है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार भी 18 सीटें जीती थी। अगर वोट परसेंटेज में आप 2019 का ले तो टीएमसी का 43% था, तो बीजेपी ने वहां 41% वोट सिक्योर किया था। तो सिर्फ 2% बीजेपी अभी पीछे रही है 2019 में। इस बार का नजारा इतना बदला हुआ है, जब आप कह सकते हैं कि अगर ये शहरी मतदाता जिस रोड शो के से आप गुजर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ये लास्ट फेज होने वाला चुनाव है, उस चुनाव में शहरी मतदाताओं का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो इसका नतीजा आप कह सकते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 के मुकाबले में 2024 में बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट होने वाला है। इसलिए पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा अगर बीजेपी कहीं से बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होगा। वो कॉन्फिडेंस आपको इस रोड शो से में भी दिखता है। अगर पश्चिम बंगाल के शहरों में, खासकर के कलकत्ता राजधानी में, लोगों का ये हुजूम आप देखते हैं, लोगों की इस हुजूम की उत्सुकता देखते हैं, लोगों की एक ललक देखते हैं, बंगाली मोदी के लिए ये आप एक जोश देखते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी है। और इस मोदी होने के जो वजह है वो सिर्फ एक नेतृत्व के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में जो अव्यवस्था के पिछले इतने बरस रहे हैं और लोगों ने जिस तरह से देखा है, चाहे वो टीचर्स की नौकरी के मामले में हो, जब आपने देखा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 टीचर्स की नौकरी को एक तरह से सस्पेंड कर दिया था, उसको टर्मिनेट कर दिया था। इसी तरह के आपने सरकारी योजनाओं में देखा कि पश्चिम बंगाल वहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगभग सारे जो फ्लैगशिप स्कीम थे उसमें उन्होंने एक तरह से सीबीआई इंक्वायरी लगा दी है। तो ये लोगों ने वहां देखा है, करप्शन का हालत देखा है, पूरा बंगाल का जो डेवलपमेंट है एक तरह से सीज पड़ा हुआ है। और जब ये सीज पड़ा हुआ है तो लोगों की एक उम्मीद अगर इस दौर में दिख रहा है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से दिख रहा है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बंगाली मोने मोदी, बंगाल के मन में अगर मोदी है तो इसकी झलक आप पीएम के इस रोड शो में, कोलकाता के इस रोड शो में देख सकते हैं, लोगों के इस उत्सुकता में देख सकते हैं, लोगों की इस ललक में देख सकते हैं कि फूल बरसाते हुए लोगों का जो आप देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कारवां चलते हुए देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब शहरी इलाकों में बंगाल के मन में मोदी है तो जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाकों में तो मोदी का और बीजेपी का बेस तो पहले से बना हुआ है। और ये बेस जब बीजेपी का बनता है तो 2024 आप सच में अगर आप माने तो बंगाल, पश्चिम बंगाल एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। इसकी झलक भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आज के कलकत्ता रोड शो में हम पाते हैं। चंद्रशेखर जी। विनोद जी, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा जो 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और उसके बाद इसको लेकर के जो राजनीति शुरू हुई, एक तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर हमला किया तो टीएमसी ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने कई जजों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने भी हमला किया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का गला घोंटा गया है बंगाल सरकार के द्वारा। ये कितना बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो?
देखिए, पीएम मोदी लगातार अपनी जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हमारा कोई मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं है, लेकिन साथ साथ जब वो बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, तो वो किसी भी हालत में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं होने देंगे जो गैर संवैधानिक है। तो जब पीएम मोदी ने जब इनके जो इंडिया गठबंधन खास करके टीएमसी के साथ साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये एक तरह से लगातार एक मुद्दा उठाया था, इसको बनाया था कि आरक्षण खत्म हो जाएंगे, उसके बाद का नतीजा आप देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट ने ये पूरे नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। ममता बनर्जी ने पिछले 2010 के बाद से लगभग 110 जातियों को, ओबीसी जातियों को ओबीसी के कैटेगरी में रखा है, नई जातियों को लाया था। अब उस 110 जातियों में अगर 78, 72, 72 अगर चंद्रशेखर जी वो सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो आप कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे ओबीसी के आरक्षण के साथ में एक अन्याय है। 120 जातियों में अगर 72 सीधे सीधे मुस्लिम जातियों का आता है, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उसके कोटे में कितनी सीटें रह जाती है। मतलब 70 से 72% आप कह सकते हैं कि सिर्फ ओबीसी में सिर्फ मुस्लिम जातियों के लिए रिजर्व हो जाती है। तो ये सवाल कोलकाता में खास करके पश्चिम बंगाल में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि लोगों का एक चर्चा में है कि लोगों को ये लगने लगा है कि आप चोर दरवाजे से आप धर्म के आधार पे ये आरक्षण की बात करके आपने एक तुष्टीकरण की राजनीति की है। इस आरक्षण को आप एपीजमेंट की राजनीति आपने की है, जो कांग्रेस ने कर्नाटक में की है, आंध्र प्रदेश में की है, तेलंगाना में की थी, केरल में सीपीएम सरकार ने की थी। तो इस तरह का जहां जहां जिस पार्टी को लगा है उसने अपने इस आरक्षण को बैकडोर से लाने की कोशिश की है। तो ये ओबीसी को लेके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अंदर ये चेतना जरूर बनी है कि उनके साथ एक धोखा हुआ है। जो पार्टी ये बात की सफाई लोगों में बता रहे थे कि यह बीजेपी को 400 सीट क्यों चाहिए तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे, उनको ये बात सामने में ये बात पता लगा है कि वो आरक्षण तो खत्म करने की बात तो कभी कहा नहीं, लेकिन इन्होंने बैकडोर से आरक्षण खत्म कर दिया। तो ये चीजें एक बड़ा सवाल है जो ममता बनर्जी के माटी मानुष को एक बड़ा कहता बड़ा डेंट देने वाला है। इसके साथ में अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा अभी आज की तारीख में ये है, आज का इशू है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पश्चिम बंगाल हमेशा एक इंडस्ट्री के रूप में कलकत्ता उसका एक सेंटर रहा है, जो पूर्वी भारत से लेके उत्तर भारत का एक कलकत्ता इसका एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो जिस दौर में पूर्वी भारत का डेवलपमेंट आज अगर आप देखिए तो नॉर्थ ईस्ट से लेके कनेक्टिविटी पूरे भारत का एक जाल बिछा हुआ है, रोड का, हवाई जहाज का, वाटरवेज का। और इसमें अगर पश्चिम बंगाल अपने उस बिजनेस के एक्टिविटीज को बढ़ा नहीं रहा है तो ये जरूर वहां के लोग काफी पिछड़ गया है। तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को, टीएमसी को एक तरह से एक सर्वाइवल देने के लिए ममता बनर्जी जो पॉलिसी बनाती रही है, उसमें बंगाल का एक समग्र विकास का जो डेवलपमेंट था, वो चाहे उनका टूरिज्म का दार्जिलिंग हो या पहाड़ के और दूसरे इलाका हो, सारे इलाके टूरिज्म के नक्शे से लगभग कट्टे से चले गए थे। तो ये सारी चीजें जब आप इन सारी इलाकों में देखते हैं, कोलकाता में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस रैली में देखते हैं, तो शायद लोगों के मन में ये भरोसा जगा है कि डेवलपमेंट का विकास की जो धारा पूरे भारत में चली है, उसी धारा से खास करके पश्चिम बंगाल को भी जोड़ना जरूरी है। और ये पश्चिम बंगाल तब जुड़ेगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक मजबूत समर्थन होगा। ये अभिव्यक्ति आप लोगों की इस रैली में देख रहे हैं, इस जोश में देख रहे हैं, इसके जोश में देख रहे हैं कि सारे लोग, चाहे कोलकाता के ऊंचे वर्ग के हों, नीचे निम्न वर्ग के लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटे कारोबारी हो, कारीगर हो, सारे लोग अपने सब कुछ छोड़ के आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में नॉर्थ ब्लॉक कलकत्ता के आशीष रोड शो में दोनों बगल खड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी है, जो आज के रोड शो का थीम है वो साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हालांकि ये जो मुद्दा है ये पिछले 4-5 दिन में ही ये मुद्दा डेवलप हुआ है, क्योंकि जो 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया गया कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से,
उसके बाद लगातार बीजेपी भी टीएमसी पर हमलावर है, टीएमसी न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही है। ग्राउंड पे कितनी गूंज है इस मुद्दे की? देखिए चंद्रशेखर, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्राउंड पे हैं, अगर आप ग्राउंड कवर कर रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटीज के बारे में ज्यादा पता रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका ये जो सवाल है कि लोगों का क्या रिएक्शन है, प्रधानमंत्री ने आज स्टेज पे जब ये बोला कि आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हो, तो क्या जजों के पीछे भी तुम अपने गुंडे छोड़ दोगे? जब प्रधानमंत्री ने यह सवाल किया तो पब्लिक का बहुत जबरदस्त रिस्पांस था, और इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन चल रहे हैं, 7वां फेज बाकी है, और ये फर्दर पोलराइज कर देगा चीजों को। और ये जो है टीएमसी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि उनको एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि जहां वो बात करती है मां माटी मानुष की, ऐसे में वो मुस्लिम अपीजमेंट का जो उस पर आरोप लग रहा है, उसको हाईकोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दी है। और ये जो टाइमिंग है, ये उसके लिए बहुत एक, जैसे कि बोलते हैं कि एक डेथ सेंटेंस की तरह आया है, क्योंकि बंगाल का जो साइक रहा है, जो साइकोलॉजी रहा है, वो लेफ्ट खत्म हुआ, लेफ्ट का कार्डर शिफ्ट हो गया टीएमसी में। कोई भी पार्टी अपने कार्डर के नाम पे जानी जाती है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बंगाल में बीजेपी का कार्डर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है अभी भी, तमाम रैलीज के बावजूद, अगर हम कंपेयर करें हम टीएमसी से। लेकिन जो टीएमसी के सामने जो सबसे बड़ा खतरा अब खड़ा हो गया है, जो लोग बातचीत में कर रहे हैं कि अगर टीएमसी ये चुनाव हार जाती है तो स्टेट इलेक्शन से पहले टीएमसी का जो कार्डर है वो बीजेपी में जा सकता है, क्योंकि वो यूथ है। यूथ फोर्स को आप किसी भी तरह गाइड कर सकते हैं। उसको एक मिशन चाहिए, उसको एक डायरेक्शन चाहिए, और जब उसको लगेगा कि ये पार्टी के ने मुझे मेरा मिसयूज किया और जो सामने जो पार्टी है वो मुझे एक उद्देश्य दे रही है, तो ये विवेकानंद ने कहा था, वे कराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो जो युवा है वो उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। और टीएमसी के सामने अब ये सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं वो अपना कार्डर ना खो दे बीजेपी को, और यही बीजेपी जानती है कि उसके पास ये सबसे अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री की बार बार रैलियां, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कनेक्ट करना लोगों से, और प्रधानमंत्री के लिए खास तौर से महिलाओं का और बच्चों का जो अपार प्यार है, वो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। और इसीलिए ममता बनर्जी भी पूरी कोशिश कर रही है कि बार बार वो मां माटी मानुष का नारा देकर वो लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करे, अपने कार्डर को समेटने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरह से उनका जो ये एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो गया है बंगाल के अंदर, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको वो कैसे कंट्रोल करें। और जब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आके लोगों से मुखातिब होते हैं, रैली करते हैं, आज की जो रैली है ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड शो है, और बीजेपी के लिए एक ये वाटरशेड होगा इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये जो रोड शो है वो बीजेपी की जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर देगा, खास तौर से शहरी इलाकों में। और अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता में आसपास के गांव के लोग, दूसरे स्टेट के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, जो अब यहाँ के वोटर बन चुके हैं, चाहे वो बिहार झारखंड के भी हो, तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है चंद्रशेखर। और आज रैलियां करी है प्रधानमंत्री ने, जनसभाएं करी है, कल उनकी जनसभाएं हैं, आज उनका रोड शो चल रहा है, और इससे पहले भी वो आते रहे हैं। और इसके अलावा जो संदेश खाली का जो मुद्दा है वो जले पे नमक छिड़क रहा है उस पार्टी के ऊपर जो ये कहती है मां माटी मानुष। अगर आप मां की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप स्टेट की सुरक्षा कैसे करेंगे, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए। और जहां पर एक एमपी जो अब उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन वहां पर जो टीएमसी की एमपी है संदेश खाली में, वो भी एक महिला है, और जो अब तक वहां पर गई नहीं है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा ये हादसा हो गया, आप वहां पर गए नहीं, तो उनका जवाब था, अरे वहां पर तो 174 लगा हुआ है। उनको 144 और 174 का डिफरेंस नहीं पता था, और ये तमाम अखबारों में हेडलाइंस भी छपी, और टीएमसी को बहुत शर्मसार होना पड़ा अपने एमपी की वजह से। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो कार्डर शिफ्ट का जो एक सिलसिला है खासतौर से बंगाल में, वो एक बड़ा चैलेंज है खासतौर से टीएमसी के लिए। अगर उसकी पॉपुलैरिटी घटती है, टीएमसी की बीजेपी की बढ़ती है, तो कार्डर का जो शिफ्ट होगा वो उसकी कमर तोड़ देगा। चंद्रशेखर, विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जगह जगह पे घूम रहे हैं,
बंगाल की हम बात करें तो जो मुख्य तौर पे मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन बंगाल में सीपीएम भी काफ़ी वहाँ पर सक्रिय रही है और कांग्रेस का भी कुछ जगहों पे अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक है। इन दो पार्टियों के क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए चंद्रशेखर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और जब हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो मुझे दो झंडे प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, एक टीएमसी का और एक बीजेपी का। जब हम बात करते हैं सीपीएम का, तो ज्यादा कदा सीपीएम का भी झंडा दिखता है। कांग्रेस का झंडा बहुत कम दिखाई देता है या ना के बराबर। तो जो इंडिया ब्लॉक जो है, जिसे आप इंडी गठबंधन भी कहते हैं, वो जब कंबाइंड फोर्स होकर लड़ रहा है, देखिए वोट बैंक तो आपका एक ही है और वो है माइनॉरिटीज का। अब माइनॉरिटी का वोट बैंक कितनों में डिवाइड होगा? टीएमसी में डिवाइड होगा या अब जो कंबाइंड फोर्स बनकर आ गया है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, लेकिन डिवीजन तो तय है। ऐसे में अगर आप पोलराइज हो जाता है पूरा ये इलेक्शन और संदेश खाली के नाम पे या फिर ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया उसके नाम पे, तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। और खासतौर से जो अर्बन वोटर है, जो यूथ वोटर है और जो महिला वोटर है, वो अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा है। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो जो गरीब आदमी है, जो डेली वेजर है, वो भी बीजेपी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हमने देखा कि एक बंगाल में लंबा इतिहास रहा लेफ्ट रूल का, और तब ये कहा जाता था कि लेफ्ट ने बेशक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया हो, इकोनॉमी को नहीं बढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरियों को उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन की बात है, जो लड़ाई हो रही है रिजर्वेशन को लेकर, तो रिजर्वेशन किस लिए चाहिए? आरक्षण किस लिए चाहिए? सरकारी नौकरी में चाहिए। सरकारी नौकरी के अंदर अगर आप उन दूसरे जातियों को लेकर आ जाते हैं, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनमें आपस में क्लैश पैदा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर हम आप कंपेयर करें कि राजस्थान के अंदर जो गुर्जर एजुकेशन हुआ, वो इसलिए हुआ कि जब जाटों को ओबीसी में शामिल किया गया तो गुर्जर साइडलाइन हो गया और तब उन्होंने डिमांड की कि हमको भी एसटी स्टेटस दिया जाए। तो ये जो आरक्षण का जो रिजर्वेशन का जो पाए है, पाए चार्ट अलग अलग हिस्सों में जो बटा हुआ है, उनमें अगर गड़बड़ी होती है तो फिर जो लोग हैं जो मेजोरिटी में है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और हाईकोर्ट जब ये कहता है कि आपने ये गलत किया है, तो ये बात और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। और ऐसे में अगर आप ये कहें कि न्यायपालिका ने टाइमिंग को देखकर ये फैसला दिया या वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आपको अपने ही हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है तो ये क्या है। क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा एक डिसीजन भी लिया, जो यहाँ पर जो फॉर्मर जस्टिस थे, बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी, तो हाईकोर्ट ने उनको भी चेक किया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट पार्शियलिटी के साथ अपना वो वर्डिक्ट दे रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो कानून व्यवस्था है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। चंद्रशेखर, ठीक है, विशाल हमारे साथ बने रहिए। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ममता बनर्जी या टीएमसी की हम बात करें तो वो सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं। एक बयान उनकी ओर से ये जरूर आया था कि वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में हर आदमी चाहता है कि उसके देश में एक स्थायी सरकार हो, ऐसी सरकार हो जो देश का भला करे, उसका भला करे। इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए, अगर हम चंद्रशेखर जी अगर इसको देखें, आपके सवाल का जवाब दे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल में चाहे वो टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सारे पार्टियों का, इन सारे पार्टियों का जो वोट का आधार है वो 30-32% माइनॉरिटी का वोट जो है वो सब पार्टी की नजर उस वोट बैंक पे होती है। अब सीधे सवाल यह है कि सीपीएम की लड़ाई यही थी कि ममता बनर्जी ने पूरे थोक भाव से पूरे के पूरे उस 32% जो मुस्लिम कम्युनिटी जिसको आप बोलते हैं मेजोरिटी में, उसको एक झटके में वो झटक ली थी अपने अलग अलग राजनीति में, अपने अलग अलग एपीजमेंट से। कांग्रेस की हालत में आप ये देखिए कि राहुल गांधी का अभी जो न्याय यात्रा की निकली थी पश्चिम बंगाल के कई मुर्शिदाबाद से लेके, जो उनका एक पुराना ट्रेडिशनल इलाका रहा है, ममता बनर्जी सरकार ने वहां पे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के परमिशन भी नहीं दी थी। अधीर रंजन चौधरी उसके लिए धरने पे बैठे हुए थे।
तो ये कौन सा इंडिया गठबंधन है कि दूसरे गठबंधन के नेता, दूसरे पार्टी के नेता उसी गठबंधन से अगर वहां न्याय यात्रा निकालने चाहते हैं तो उसको ममता बनर्जी सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, आपको शायद याद होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ममता बनर्जी वहां मुस्लिम वोट को लेके जिस तरह से मुखर है, और उस देखिए आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में इस कमल को लेके देखिए कि अभी ये किसी वहां के जो भीड़ में आए हुए किसी दर्शक ने एक तरह से ये सौगात के रूप में दे दी है। तो ये बंगाल के मन में मोदी जो आप है वो आप देखिए कि कमल को लेके लोगों में उत्सुकता क्या है, और जिस बात की उत्सुकता के हम कह रहे थे कि उस भीड़ को आप देखिए, और उसके बाद हर के हाथ में उस मोबाइल फोन को देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कमल का जो गुच्छ लिए हुए वो लोगों के बीच में है, तो किस तरह से एक एक लम्हे को कैद करने के लिए तैयार है। ये इस बात को किसी पार्टी ने कभी एक तरजीह नहीं दी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो। उनको ये लगा कि बंगाल में अपना राज स्थापित करना है, बंगाल में एमपी इलेक्शन जीतना है, तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक जो है उसी को पहला दुरुस्त करना है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल है और दूसरी कम्युनिटी जो कम्युनिटी हिंदू सनातन वाले कम्युनिटी है, उनमें इतना डिवीजन है कि उसके पीछे वो कभी रहे ही नहीं। तो ये एक तरह से आपने देखा होगा कि इसमें ये बड़ी कामयाबी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी के इस अभियान को खास करके वहां पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच में फैलाया और एक तरह से यूनाइट किया है। अब जो ये यूनाइटेड जो आप देखते हैं, ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, और ये वोट बैंक में जब आप लोगों को देखते हैं इस भीड़ में, लोगों के एक शहरी मतदाताओं की आप इस तरह की ललक को आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि आज दूसरी पार्टियों को भी इससे खतरा लगने लगा है। तो यही कारण है कि ममता बनर्जी अकेला चलो का नारा देती है कि वो सीपीएम और कांग्रेस से अलग दिखना चाहती है, लेकिन अलग दिखने के साथ साथ में वो अपने जो वोट बैंक है उससे अलग वो नहीं होना चाहती। इसलिए अगर कांग्रेस ने अभी तक यूसीसी पे, सीएए पे कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन ममता बनर्जी पब्लिक रैलियों में कहती है कि पश्चिम बंगाल में हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। तो पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी चाहती है कि वहाँ ट्रिपल तलाक का जो ये नियम है वो लागू रहे, बहु विवाह प्रथा जो है वहाँ ये लागू रहे। वो किसी भी हालत में वहाँ मौलवियों को नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन इस स्टैंड को लेके सीपीएम और बाकी जो दूसरा कांग्रेस है उनका स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है। तो ममता बनर्जी का जो स्टैंड है वो अभी भी सीधे सीधे वो अपने अपीजमेंट को वोट बैंक को लेके है, और यही कारण है कि उनका जो इतना वो एक ओवरडोज अपीजमेंट है उसका रिएक्शन आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, कोलकाता के इन सड़कों पे देख रहे हैं। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उसको पुलिस बैरिकेड करती है, परमिशन नहीं दिया जाता है। 4 दिन तक लगातार इसी शहर के इसी सड़क पे वहाँ दंगा होता है रामनवमी के जुलूस में, रामनवमी के त्योहार में, चाहे वसंत पंचमी के मूर्ति विसर्जन में। तो ये बात लोगों को लगने लगा है कि क्या পিয়ালি দত্ত ও মৃত্তিকা সেনগুপ্ত, সাবনাভিক নিউজ। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন সাবনাভিক নিউজ, সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।